ये साल हम जबलपुर से ये कुल्लू वेराइटी वसा बच भी लेके आ रहे हैं। और वो ये ICFR वाला साइंटिस्ट डायरेक्टर ICFR जो है हैदराबाद में, ही इज मेकिंग एन एक्सपेरिमेंट विथ इन फार्मर्स लैंड। हम 7.5 एकड़ का जमीन लेके उसमें ये वेराइटी रेज करें। नेक्स्ट ईयर हम लोग 75 एकर्स यही बच वेराइटी विच इज सुपीरियर, अभी आचार्य जी बताए जैसा एक्टिव कंपोनेंट एंड यील्ड दोनों भी रहना उसमें, जैसा सीड मटेरियल भी लेके आके वो 7.5 एकर्स में हम अभी ये रेज कर रहे हैं। नेक्स्ट ईयर वो 75 एकर्स में वो रेज करने का हमारा एक्शन प्लान है। हम जो चीज में हम जो लैकिंग है वही मार्केटिंग, हमारे को खरीदने वाला चाहिए। खरीदने वाला है तो हमारा फार्मर्स कोई चीज भी प्रोडक्शन करेगा और सोसाइटी को दे देगा। हमारा स्वामी जी से यही प्रार्थना है कि हम लोग, स्वामी जी आपसे बहुत दूर है, साउथ इंडिया में बहुत दूर है। हमारा पास भी ये मिडिल लेवल प्रोसेसिंग सेंटर एक बना दीजिए सो दैट हमारा फार्मर्स के चीज जो आपको दे सके और हमारा फार्मर्स को इमीडिएटली मार्केटिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करें। हम आपसे वादा करते हैं, एलोवेरा, ये आंवला, अश्वगंधा, ये तो हमारा कॉमन चीज है, बहुत फार्मर्स हमारे पास करते हैं। उसके साथ साथ में जो चीज ऑर्डिनरी फार्मर नहीं कर सकते हैं, वो मेडिसिनल प्लांट्स में टेक्निकल इश्यूज इन्वॉल्व है, वो भी हम लोग करके दिखाएगा, करके सप्लाई करेगा। हमारे को एक ही चीज चाहिए स्वामी जी, वो फार्मर से खरीदने का गारंटी। ठीक है, वो हम दे देंगे। थैंक यू स्वामी जी, बहुत बहुत आशीर्वाद। मेरे को ये अवसर देने का आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया करके शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो सीड मटेरियल आपको चाहिए, हमारे पास ये अश्वगंधा है, कोलियस है, दूसरी चीज है, जो भी मटेरियल है वो सोर्स हमारे पास मिलेगा आंध्रा में और तेलंगाना में, और सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन एंड एरोमेटिक प्लांट्स भी तैयार है जो मटेरियल सप्लाई करने के वास्ते। और जो चीज सीड मटेरियल हमारे पास नहीं है वो हम लोग पतंजलि से प्रोक्योर करेगा और उसको मल्टीप्लाई करके फार्मर्स को दे देगा। हम लोग मेडिसिनल प्लांट्स कल्टीवेशन को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिज्ञा लेते हैं। मैं आपसे थैंक यू सर। मुझे लगता है इस पूरी मीटिंग के 3-4 पहलू हैं। एक तो आपको थोड़ा सा इस बारे में जानकारी हो कि क्या क्या गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं, उससे किस तरह से आप लोग कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, क्या गवर्नमेंट से इस कार्य में आपको सहायता मिल सकता है, एक पहलू। दूसरा इसका बड़ा पहलू है कि उसमें आपको फिर एक इंडिविजुअली आपको थोड़ा सा हमको मेल करना पड़ेगा कि आप आंवला, एलोवेरा, गिलोय, शतावर, अश्वगंधा, सफेद मूसली, जो भी आपको खेती करना है उसका पौध अथवा बीज कहाँ से मिलेगा, ये आपका मेन रिक्वायरमेंट रहता है। कि आपको हमने बोल दिया शतावर लगाओ, तो शतावर का पौध कहाँ से मिलेगा, अश्वगंधा लगाओ तो उसका बीज कहाँ से मिलेगा या पौध कहाँ से मिलेगा, जो भी, या गिलोय लगाओ तो सिंपल सा डंडा लेके बोगो दो। जैसे आंवले की हमने बात की कि आप आंवला एलोवेरा सिंपल जो है, जो सबको समझ में आता है, तो वो भी 1 से 2 लाख रुपए, और ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का आंवला है तो आप 3 लाख रुपए तक भी पैदावार कर सकते हो, 1 से 3 लाख रुपए। तो उसकी अच्छी क्वालिटी की जो नस्ल है उसका पौधा हमें कहाँ से मिलेगा आंवले का। तो ये आप लोगों की जो समस्या, जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि आपको पौध या बीज कहाँ से मिलेगा। तो जो भी स्पीकर्स हैं वो इस संदर्भ में भी जो है थोड़ा थोड़ा जो भी जानते हैं वो भी बता देंगे। फिर हम जो कलेक्टिव हमारे पास जानकारी है वो आपको एक एक को इंडिविजुअली मेल करेंगे आपसे। ये तो एक सम्मेलन हो गया कि आपको इस बारे में एक बड़ा विजन आपको पता लगे। फिर इंडिविजुअली जो जिसको जिस पौध की, जिस बीज की जरूरत है वो आपको उपलब्ध कराने में हम मदद करेंगे। कुछ चीजें तो ऐसी हैं कि जैसे अब एलोवेरा की खेती करते हैं तो उसके अंदर जो है परिवार नियोजन की स्कीम लागू नहीं है। तो एलोवेरा का एक पौधा लगाओ तो उसके चारों तरफ जो है अपने आप पौधे पैदा हो जाते हैं अपने आप ही। तो जहां भी एलोवेरा की खेती होती है वो कोई भी आपको उसका पौध दे देगा।
जहां भी आंवला का अभी खेती कर रहे हैं लोग, उस इलाके के अंदर कोई ना कोई नर्सरी से आपको मिल जाएगा। गिलोय का तो डंडी मिल जाता है, वो लग जाएगा। बाकी चीजों के लिए आपको बीज या पौध उपलब्ध कराना, कहीं टिश्यू कल्चर से उसको तैयार किया जाता है पौधों को, तो वो आपको अलग अलग गवर्नमेंट की नर्सरियां हैं, वहां से आपको मिलता है। तो कुछ कुछ इसके बारे में आपको जानकारियां, कुछ आपको वेबसाइट जो अभी हमने बोला कि उसके ऊपर अभी, क्योंकि ये नया कार्यक्रम शुरू किया अपन ने, अभी स्वाभाविक रूप से चल रहा था, लेकिन हमने कहा संकट आने से पहले इसका समाधान कर लेते हैं। नहीं तो ये होता है कि कई बार तो जैसे बहन बोल रही थी शोमिता जी की, कुछ लोग भेड़ चाल में एक ने बोया तो दूसरा भी वही बोने लगता है, वो भी काम नहीं होना चाहिए। हाँ, हम आपको बायबैक जो है गारंटी देंगे पूरी, कि आपको खरीदने की गारंटी, जो सबकी बड़ी चिंता रहती है। तो पहली पौध और बीज की उपलब्धता, उसमें कितनी लागत लगेगी, उसका पूरा जो मैकेनिज्म वो आपको बता देंगे, उसकी कितनी उपज हो जाती है, उसका क्या कीमत मिलेगा। खरीदने की गारंटी हम जिस बात को कहेंगे उसका पूरा हम लेंगे। नहीं तो किसान की सबसे बड़ी समस्या हो जाती है, उससे कुछ लगवा दिया, उससे फिर पूछा ही नहीं किसी ने। तो हम आपके साथ में, अभी तक गेहूं और इसमें तो लोग कर लेते थे, कुछ फसलों में बड़ी बड़ी कंपनियां कुछ कर रही हैं कि एक क्लस्टर बना करके और वहां से हम इतना गेहूं इतना धान हम खरीद लेंगे। लेकिन अभी तक भी जड़ी बूटियों में कोई ऐसे एग्रीमेंट करके कोई पैदावार नहीं कराता था। हम जो भी किसान खेती करेंगे जड़ी बूटियों की या और दूसरी भी, तो उनसे पूरा हम एग्रीमेंट करके खेती करेंगे, उसके लिए हम तैयार हैं कि मिनिमम इतना हम आपको मूल्य देंगे। उसमें कोई नुकसान भी हो गया तो इंश्योरेंस वाले हमने बुला रखे हैं। ये इंश्योरेंस वाले इसलिए हमने बुला रखे हैं, कई बार जैसे कोई किसी कारण से किसी चीज में दिक्कत आ गई तो हमने दो भी साथ में बुला रखे, इंश्योरेंस वाले भी और गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट। तो इंश्योरेंस वालों को भी थोड़ी सी आपको बात बता देंगे, तो उसके बारे में हम आपको चीजों को मदद कर रहे हैं सब में। तो इंश्योरेंस वाले ये हमने बुला रखे हैं, तो एक बार इनको भी बहुत बहुत आशीर्वाद। ऐसे जवान लड़के हैं, अच्छा काम करेंगे ऐसी उम्मीद है। तो ऐसे जो भी गवर्नमेंट की योजनाएं होंगी उनको सबको भी आपको हम अपडेट करते रहेंगे। ये तो क्या है, गवर्नमेंट वाले कभी कभी अखबार में विज्ञापन दे देते हैं, कभी टीवी पर ऐड तो बहुत बड़े मिशनों का चलता है, छोटे छोटे कार्यक्रमों का तो ऐड भी नहीं चलता है। किसको इतना ऐड चलाएंगे, जितना ऐड वाले पैसा ले लेते हैं उतना तो उनका पूरा बजट होता है। तो गवर्नमेंट के जड़ी बूटियों से संबंधित जितने भी सब्सिडी हैं, जो भी गवर्नमेंट की हेल्प मिल सकती है, वो भी हम आपको पूरी तरह से आपके मेल आदि थोड़ा आपको अपडेट करना पड़ेगा। आजकल तो सबके जवान बच्चे हो गए। ऐसे तो हमें खुशी है कि करीब यहाँ 50-60% जो है यंगस्टर्स हैं जो खेती में जुड़े हैं। एक बार इनका भी बहुत बहुत अभिनंदन है, अच्छी बात है। नहीं तो पहले ये जवान लोग खेती में आएंगे कोई सोचते नहीं थे। ऐसे हम लोग भी मूलतः किसान हैं, हम लोग किसान के घर में पैदा हुए और अभी भी हमको हल चलाना आता है, खेत बोना काटना आता है और सब खेत का काम करना आता है और कभी कभी करते भी हैं। अब रोज वो काम करेंगे तो दूसरा काम छूट जाएगा, लेकिन हमको ये काम करने में बहुत गौरव की अनुभूति होती है। और सबसे पवित्र कार्य दुनिया में कोई है तो वो कृषि का कार्य है, जिसमें किसी का अहित नहीं है। आप केमिकल का कोई काम करते हैं, बीड़ी सिगरेट शराब तंबाकू का काम करते हैं, कोई और कोयला खनन का काम करते हैं, बहुत सारे ऐसे काम हैं जिनमें प्राणियों का हिंसा होता है, सृष्टि का नुकसान होता है, इको फ्रेंडली नहीं होता है। ये खेती वाला काम बहुत अच्छा काम है, जिसमें एक तरह से धरती पर आप अच्छी चीजें करते हो, कोई पाप नहीं करते हो। बाकी जितने भी काम है, ये इंडस्ट्री वाला भी सेकेंडरी काम है। उसमें कुछ इंडस्ट्रियां ऐसी हैं जो बहुत ज्यादा पोल्यूशन करती है, तो खेती में कोई पोल्यूशन ही नहीं है, बल्कि आप जो भी लगाते हो उससे पोल्यूशन दूर होता है। अब आंवला लगाओगे तो उसमें ऑक्सीजन तो मिलेगा, वो तो मुफ्त में आप संसार को दे ही रहे हो। और भी जो भी आप लगाते हैं वो पर्यावरण को फायदा करता है, और बाकी ज्यादातर इंडस्ट्रियां ऐसी हैं जो पर्यावरण को नुकसान करती हैं। इसलिए बोलते हैं उत्तम खेती मध्यम बान, करे चाकरी खोकर निदान। अब ऐसा बोला जाता है, इसका कोई गलत अर्थ मत लेना। मैंने सबसे पहला उत्तम कार्य खेती को कहा। और खेती में आपको यदि एक अच्छी दिशा मिलती है तो इन दिशाओं में जो मैंने बात बताई, जो भाई पल्प का पूछ रहे थे, पल्प जो है करीब 40 to 50%, 40% तो निकल ही जाता है। थोड़ा एक्सपर्ट हो जाते हैं
जो निकालने वाले तो 40 तक निकाल लेते हैं। तो ऐसा आपको वो पल्प वाला जो पूछा था उसका मैंने बता दिया। अब हमारे अगले वक्ता डॉक्टर वीपी भट्ट सर हैं, जो कि हर्बल रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट चमोली उत्तराखंड में वैज्ञानिक हैं। इन्होंने सन 1993 में फाउंडर साइंटिस्ट ऑफ HRDI ज्वाइन किया। सन 1999 में अमेरिकन बायोग्राफी इंस्टीट्यूट द्वारा मैन ऑफ द ईयर सर को चुना गया। और सर मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि आके हमें थोड़ा सा औषधि खेती के बारे में अवगत कराएं। तो सर बीपी भट्ट सर से मैं आग्रह करूंगी। मैं जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान उत्तराखंड, जो कि 1993 में स्थापित हुआ था, और इस संस्थान की स्थापना का जो मुख्य उद्देश्य था, जो आज का हमारा एक जिस्ट है, उसी को लेकर के हुआ था कि विशेषकर जो हिमालय प्रदेश है, यहां की कुछ विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। हिमालय का अधिकतर भूभाग 6 महीने बर्फ से ढका रहता है, जो हमारा उच्च शिखरीय भाग होता है। और उस 6 माह जो हमारे औषधीय पौधे होते हैं, वो उस बर्फ के नीचे सक्रिय अवस्था में होते हैं या सुषुप्तावस्था में होते हैं, जिसको हम डोरमेंट फेज बोलते हैं। और उस डोरमेंट फेज को सरवाइव होने के लिए इन औषधीय पौधों को बहुत उच्च स्तरीय रसायन प्रोड्यूस करने होते हैं, जिसको हम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बोलते हैं। इस वजह से जिन क्लाइमेटिक कंडीशंस को हम कहते हैं कि हिमालय में बड़ी क्लाइमेटिक कंडीशंस अच्छी नहीं हैं, वही हमारे लिए वरदान है। वो इसलिए वरदान है कि जो हिमालय के औषधीय पौधे होते हैं, वो सबसे ज्यादा औषधीय गुणों से भरपूर होते हैं। और उसका केवल एकमात्र कारण यही है कि वो इतनी विपरीत परिस्थितियों में जीते हैं, और उसको जीने के लिए अपने अंदर इतने अच्छे रसायनों का उत्पादन करना पड़ता है, जिनको हम औषधि के रूप में ग्रहण करते हैं। इसलिए हिमालय में ये कहा जाता है कि जितने भी यहां पे पौधे हैं, सारे के सारे बहुत ही हाईली वैल्यूएबल मेडिसिनल प्लांट्स हैं। एक कहावत है कि एक बार एक गुरुजी अपने शिष्यों के साथ में आए और जंगल में जाकर के उन्होंने बोला कि मैं थोड़ा जंगल भ्रमण के लिए जा रहा हूं, और शिष्यों से कहा कि आप लोग खाना बना के रखना, लेकिन ध्यान ये रहे कि ईंधन के रूप में केवल वो लकड़ी प्रयुक्त हो जो औषधीय गुणों वाली ना हो। तो वो 1-2 घंटे बाद वापस आए, तो उन्होंने अपने शिष्यों से बोला कि भाई चलिए भूख लग रही है, जरा भोजन परोसिए। तो सारे शिष्य जो है सर लटका के खड़े हो गए। तो गुरुजी ने बोला क्या बात है, तुम लोगों ने खाना नहीं बनाया? तो शिष्यों ने कहा कि गुरुदेव माफी चाहते हैं, हम लोग खाना बनाने में असमर्थ रहे। क्यों? कि यहां तो कोई ऐसा पौधा है ही नहीं जो औषधीय नहीं था, तो हम खाना कहां से बनाते? तो ये वास्तविक रूप से हिमालय की एक पहचान है। और जैसे आजकल फिर चर्चा में एक संजीवनी दोबारा से चर्चा में आजकल है, और 2009-10 में हम लोगों की एक कमेटी बनी थी सरकार के द्वारा, उसमें मैं भी एक सदस्य था, कि द्रोणागिरी आज भी हिमालय में, आजकल आप लोगों ने टीवी में देखा होगा कि वहां पर आज भी एक द्रोणागिरी पर्वत है जहां पे हनुमान की पूजा नहीं होती है। वो लोग अभी भी पर्वत देवता को पूजते हैं। उनका ये मानना है कि वहां से हनुमान जी पर्वत को उठा के लेके गए और वहां की बायोडाइवर्सिटी का लॉस किया। अभी फिर आजकल चल रहा है कि इस पे हम अनुसंधान करेंगे। तो हिमालय वो धरती है जहां पर हम संजीवनी जैसे औषधीय पादपों की बात करते हैं। थोड़ा सा उत्तराखंड के अंदर, क्योंकि मेरे को ये बताया गया कि थोड़ा सा मैं स्टेट के अंदर क्या क्या हमारी पॉलिसीज है उसके बारे में भी, क्योंकि हमारे निदेशक महोदय का आना था तो वो नहीं आ पाए, तो मैं आपको इसके बारे में बता दूं कि हमारे उत्तराखंड स्टेट में कुछ चीजें पॉलिसी लेवल पे बहुत अच्छी हुई हैं, जो क्योंकि आप लोग पूरे हिंदुस्तान से हैं, तो इसके सरलीकरण की जो प्रक्रिया उत्तराखंड में हुई है वो अन्य स्टेट्स में नहीं हुई है। हमारे यहाँ पे स्टेट मेडिसिनल प्लांट एक सबसे बड़ी फंक्शनल बॉडी है, उसके अंदर HRDI जो हमारा है, हर्बल रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, जो कि औषधीय पादपों के विकास पे काम करता है। उत्तराखंड राज्य में एक कैप सेंटर फॉर एरोमेटिक प्लांट्स
सगंध पादपों पर रिसर्च के लिए एक अलग सा हमारा ऑर्गेनाइजेशन है जो स्कैप करके है सेलाकुई देहरादून में। एक भेषज विकास इकाई है जो 1949 से यहाँ पे संस्था स्थापित हुई है। वो यहाँ पे भेषज संघ, हमारे पास एक संस्था है जो कल्टीवेशन का काम करती है। जनपदीय भेषज संघ, प्रत्येक जिले में एक भेषज संघ है जिसका काम मार्केटिंग होता है। कंजर्वेशन के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है। हमारे स्टेट में 3 मंडियां हैं जड़ी बूटी की मार्केटिंग के लिए। अगर कहीं नहीं होती है तो मंडी के माध्यम से होगी। रामनगर में है, टनकपुर में है और ऋषिकेश में है। जो किसानों के लिए, जैसे आप फसल उगाते हो, सब्जी उगाते हो, उसको आप विपणन करें, कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन अगर आप जड़ी बूटी की खेती करेंगे तो उसको बाजार में लाने के लिए बहुत दिक्कतें होती हैं। उसके सरलीकरण के लिए हमारे यहां पे क्या बनाया गया है, हमने कृषकों का पंजीकरण किया। 2005 से ये पॉलिसी लागू हुई। हम किसानों का पंजीकरण करते हैं, उनके पास एक सर्टिफिकेट होता है, उसमें अंकित होता है कि वो कौन कौन सी जड़ी बूटी की खेती करेगा और कितना उसका लगभग उत्पादन होगा। वो पंजीकरण होने के पश्चात आप जब फसल का उत्पादन निकालोगे तो उस उत्पाद को लेकर के आप पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी जा सकते हैं। ये हमारे स्टेट की पॉलिसी है इसके तहत। दूसरा, हमारे यहां पे केवल ये उत्तराखंड राज्य है जहां पर जड़ी बूटी की 2 प्रकार की बिक्री होती है, विपणन होता है। एक तो फॉरेस्ट के माध्यम से होता है। अगर कोई चीज फॉरेस्ट से निकाली जाती है तो उसको फॉरेस्ट करता है। अगर आप खेत में करते हैं, जैसे आपने अश्वगंधा खेत में उगाया, उसको आप बाजार ले जाना चाहते हैं, तो आपके पास वो जो पंजीकरण होता है उसके आधार पे आपको निकासी मिलती है और वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट नहीं देता है बल्कि जो हमारा HRDI है ये देता है। तो ये कुल मिलाकर के हमारे जो स्टेट की प्रक्रियाएं हैं, ये थोड़ा बहुत मैंने आपको उसके बारे में बताया। दूसरा, यहाँ पे जैसे अभी CO मैम ने बताया कि जो हमारी NMPB की स्कीम्स हैं उसको तो हम इंप्लीमेंट करते ही हैं, तो हमारी अपनी स्टेट की पॉलिसीज भी हैं। जैसे हम कल्टीवेशन को प्राथमिकता देते हैं तो जो NMPB की स्कीम होगी वो तो ठीक है। अपने स्टेट की पॉलिसी हमारी ये है कि जैसे हम किसी भी प्रजाति, 26 प्रजातियां हमने सेलेक्ट की हैं उत्तराखंड राज्य की विभिन्न जलवायुगत परिस्थितियों को देखते हुए। उन 26 प्रजातियों पर उनके कृषिकरण लागत का 50% हम अनुदान देते हैं। बीज पौध की जो अभी तक बात आ रही थी, हम प्रत्येक किसान को 5 नाली तक निःशुल्क बीज या पौध उपलब्ध कराते हैं। अभी अभी हमने इस समय एक नई स्कीम शुरू की है। स्कीम तो पहले से है, मतलब उसमें हमने थोड़ा सा एक अमेंडमेंट किया, क्योंकि यहीं पे जब हम पिछली बार मैं भी थी और आचार्य जी के साथ भी जब डिस्कशन हुआ तो ये बात आ रही थी कि अधिकतर हम जो सब्सिडी दे रहे हैं इसका एक फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं निकल रहा है। तो अभी जो हमारा इस साल का कल्टीवेशन का टारगेट था, हम लोगों ने उसकी मीटिंग बिठाई, पूरी कमेटी बैठी श्रीनगर में HAPPRC में, और वहां पे हमने ये बोला कि HRDI क्या करेगा कि सुनिश्चित करेगा किसानों को बीज या पौध आपूर्ति करने की। अगर बीज पौध हम दे देते हैं तो कल्टीवेशन अपने आप सुनिश्चित हो जाता है। आज तक हम क्या करते थे, सब्सिडी की किस्त दे दी, अब किस्त दे दी, किसान ने वो किस्त खाद दिया, उसके पास प्लांटिंग मटेरियल का कोई पता नहीं है। हमने कहा नहीं, सब्सिडी की जो इस प्लांटिंग मटेरियल को काट के जो पैसा बचेगा वो देंगे, लेकिन बाकी हम प्लांटिंग मटेरियल की व्यवस्था हम करेंगे। तो अभी हम बल्कि पुष्करमूल एक प्रजाति है जिसको हम लोग शुरू कर रहे हैं। 2 चीजें हमने उत्तराखंड में नई स्थापित की है जो मैंने वहां पे लागू की है। एक तो काला जीरा, हिमाचल प्रदेश में काला जीरा होता है, बूनियम पर्सिकम करके, बहुत हाई ग्रेड स्पाइस है। तो हमने वहां से बल्ब बिल ला के बीज को ला करके मुंशियारी वाले क्षेत्र में इसको शुरुआत की। तो एक तो हमने ये अच्छा इंट्रोडक्शन हमने उत्तराखंड में कर दिया। दूसरा, पुष्करमूल लेह में और लाहौल स्पीति में पुष्करमूल की काफी अच्छी खेती होती थी। डाबर के साथ इनका बायबैक था, च्यवनप्राश में ये पड़ता है। अब वहां पे लोगों ने सब्जी का ज्यादा धंधा हो रहा था तो उन्होंने इसकी खेती को बिल्कुल कम कर दिया। तो ये मार्केट में अवेलेबल नहीं था पुष्करमूल, तो हमने लेह से, हिमाचल से बीज मंगा करके और उत्तराखंड में मुंशियारी और धारचूला के हाई एल्टीट्यूड क्षेत्र में इसका काफी अच्छा कृषिकरण शुरू कर दिया। तो अभी हमने 10 हेक्टेयर जो दिल्ली से कृषिकरण की योजना के लिए पैसा मांगा था, तो हमने कहा भाई बीज हम देंगे, बीज भी नहीं, हम आपको पौध बना के देंगे। क्योंकि कुछ कुछ बीज ऐसे, क्योंकि ये जो जड़ी बूटी की खेती है अभी हम सब लोग इसमें नए हैं बहुत, जैसे अब धान की बात करेंगे सब तैयार हो जाएंगे,
लेकिन अगर अतीस की बात करेंगे कि अतीस की खेती करेंगे तो सब तैयार नहीं होंगे। बहुत आसान काम नहीं है, विशेषकर जो हाई एल्टीट्यूड के मेडिसिनल प्लांट्स हैं इनकी खेती करना थोड़ा इतना आसान काम नहीं है। और उसमें जो सबसे बड़ी दिक्कत है बीज पौध की, जैसे भी स्वामी जी ने भी बताया, ये जो हाई एल्टीट्यूड के मेडिसिनल प्लांट्स हैं इनमें बीज पौध की बहुत बड़ी समस्या अभी भी है। पिछली बार दिनेशपुर एक जगह है उधम सिंह नगर में, वहां पे डाबर का कम से कम 40-50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है और वहां पे उन्होंने अतीस का प्लांटिंग मटेरियल तैयार किया हुआ था। हम हाई एल्टीट्यूड के कृषकों को लेके गए तो कृषकों ने कहा भाई आपने ये इतने नीचे तो अतीस का पौधा तैयार कर दिया और जहां इसकी खेती होनी है अगर ये वहां जाएगा, वहां जाते जाते तो ये मर जाएगा रास्ते में ही। तो खुद डाबर वालों ने बोला कि ये वाकई में फील्ड में जाते जाते 1% 2% बच रहा है। तुमने कहा फिर इतना ज्यादा पैसा खर्च करने से क्या फायदा, आप ऐसा करो कि जहां इसकी खेती करनी है इसके बीज पौध को वहीं पे तैयार करो आप और वहीं पे किसानों को दोगे तो ज्यादा लाभकारी होगा। तो इसी अप्रोच के साथ में हम लोग उत्तराखंड में काम कर रहे हैं और विशेषकर जो उच्च शिखरीय क्षेत्र है जैसे अतीस है, जटामासी है, बनककड़ी है, चिरैता है, तो इन प्रजातियों पे, क्योंकि पहले जड़ी बूटी की कृषि कोई विषय था ही नहीं। उत्तराखंड के अंदर की बात अगर मैं आपको बताऊं तो जब 1962 में चाइना के साथ हिंदुस्तान का वार हुआ तो जो अधिकतर भूटिया जनजाति के लोग क्षेत्रों में रहते थे हाई एल्टीट्यूड में, ये बेचारे वहां से जिनके पास पैसे थे वो तो शहरों में चले गए, जिनके पास पैसे नहीं थे उनको अपनी आजीविका ढूंढनी थी तो उन्होंने क्या किया कि जड़ी बूटी की खेती को एक विकल्प के रूप में शुरू किया। तो 1962 से उत्तराखंड में लोग कृषिकरण में आए। उनमें ये अतीस हो गया, जम्बू हो गया, काला जीरा हो गया, कूट हो गया। इवन मैं आपको बताऊं कि कूट जो है जम्मू कश्मीर में पहले हुआ करता था, फिर वहां से हिमाचल आया, फिर 1930 के आसपास चमोली में एक भूना नर्सरी है वहां पे शुरुआत हुई इसकी और यहां से चाइना को ट्रेड होता था टन्स में। लेकिन जब 62 का युद्ध हुआ तो वो ट्रेड बंद हो गया। अभी भी उस नर्सरी में पौधे हैं और उस बीच फिर चाइना ने अपना कल्टीवेशन स्टार्ट कर दिया। तो हमारा बहुत ज्यादा पुराना अनुभव नहीं है, लेकिन किसान इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। और जो हमारा हाई एल्टीट्यूड का एरिया है, जैसे हम अतीस की बात करें, अभी अश्वगंधा की बात हो रही थी, एलोवेरा की बात, अभी आचार्य जी कह रहे थे कि एलोवेरा आप लगभग पूरे देश के सभी हिस्सों में कर सकते हैं। अगर हम अतीस की बात करें तो अतीस के पास हमारे पास बहुत कम पॉकेट्स हैं। हम अतीस को 2200 मीटर से ऊपर ही कर सकते हैं, उससे नीचे नहीं कर सकते हैं। कुटकी की बात करें, कुटकी इतनी डिमांड में आजकल हो गई है कि हमने देखा कि वो कच्ची कुटकी भी निकाल दे रहे खेतों से कि भैया नहीं, क्यों कि जो जड़ी बूटी से जो उत्पाद तैयार होना है उसमें तो जाना ही जाना है। तो इनकी सप्लाई तो इतनी ज्यादा है नहीं जितनी इनकी आवश्यकता है। तो हम लोग ये चाह रहे हैं कि आने वाले 4-5 सालों के अंदर अंदर जो हमारे हाई एल्टीट्यूड में जो बंजर जमीन है, क्योंकि वहां से पलायन बहुत ज्यादा हुआ है, अब हमारी नीति ये बन रही है कि जो वहां पे किसान लोग पलायन कर चुके हैं और जो वहां पे काम कर रहे हैं, तो जो पलायन कर चुके हैं उनसे उस जमीन को लीज पे लेकर के और वो जो बंजर पड़ी भूमि है उसका सदुपयोग करें। उसमें हम अतीस, कुटकी, जटामासी, कूट, इन सब का कल्टीवेशन करें। और इन चीजों की, जो मैं हाई एल्टीट्यूड मेडिसिनल प्लांट्स की बात करूं तो इनकी बाजार में बहुत ज्यादा डिमांड है और बहुत ज्यादा रेट्स हैं। तो इसका फायदा लेते हुए हम आने वाले 5-7 सालों में ये कह सकते हैं कि हम हाई एल्टीट्यूड का जो क्षेत्र है उसको हम जड़ी बूटी से एक जैसे कहते हैं कि जो लोग बाहर पलायन कर रहे हैं उन लोगों को भी हम प्रमोट करेंगे कि वो लोग भी वहां पे दोबारा से आना शुरू करें। ये चिरैता है, कुछ चीजें, एक तो अतीस मैंने जो आपको बताया, थोड़ा सा हल्का सा जानकारी दे दूं आपको। अतीस केवल एक एक्रोनिटम स्पीशीज में अतीस केवल एक ऐसा पौधा है जो पॉइजनस नहीं है, बाकी सारे इसमें पॉइजनस है। कहते हैं कि एक परात में आप पानी रखिए और एक मीठा होता है, मीठा बहुत भयंकर जहर होता है, मतलब वो अगर आपका थोड़ा सा भी चले गया अंदर तो वो काम तमाम कर देगा। तो कहते हैं, ये स्थानीय लोगों का कहना है कि आप परात में एक अतीस का जड़ रखिए और एक मीठे का जड़ रखिए तो अतीस उसके पीछे भागता है। मतलब अतीस एंटी पॉइजनस है, इतना एंटी पॉइजनस है अतीस की जड़। तो अतीस का एक बहुत अच्छा स्कोप हमारे पास है। एक मैं चिरैता के बारे में आपको जरूर बताऊंगा। ये जो आप देख रहे हैं इसकी पहचान बहुत कम लोगों को है। स्वर्षीय चिरैता जो है
ये प्राकृतिक रूप से बहुत कम हो चुका है और इसकी जगह पे एडल्ट्रेंट मतलब अन्य प्रजातियां जैसे स्वेर्शिया एंगस्टिफोलिया है, स्वेर्शिया परप्यूरिया है, तो ये स्वेर्शिया चिराता जो आप देख रहे हैं इसकी एक पहचान है, जैसे आप फोटो में देख रहे हैं, इसका जो निचली भाग है बिल्कुल कलेजी की तरह होता है, एकदम कलेजी रंग का। दूसरा, इससे ज्यादा कड़वा और कोई चीज नहीं है। तो पहले क्या था, कुआंओं में एक फैशन था कि बच्चों को इसका काढ़ा पिलाते थे, क्यों? इससे शरीर की इम्यूनिटी बढ़ती है। तो स्वेर्शिया चिराता एक बहुत ही अमूल्य औषधीय पौधा है और इसकी पहचान बस केवल एक यही है क्योंकि इसका एडल्ट्रेंट ज्यादा हो रहा है और कालमेघ भी इसके एडल्ट्रेंट के रूप में यूज होता है। क्योंकि एक बार हमने कलकत्ता से मंगाया उस स्वेर्शिया चिराता के नाम से, उन्होंने भेजा, मैंने कहा कलकत्ता में स्वेर्शिया चिराता, पता लगा वो कालमेघ था, वो स्वेर्शिया चिराता था ही। तो पहचान होना भी एक बहुत आवश्यक है। ये ब्रह्मी है, सेंट्रल एशियाटिका, इसको बहुत अच्छी तरीके से आप खेती में कर सकते हैं और 3-3, 4-4 बार साल में 3-3, 4-4 बार इसकी फसल को आप काट सकते हैं। ये तेज पत्ता है। तेज पत्ता के बारे में मैं एक चीज जरूर शेयर करना चाहूंगा आप सबके साथ में, क्योंकि ये उत्तराखंड के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमने पिछले वर्ष यूएनडीपी जेफ के मदद से उत्तराखंड का तेजपात जीआई करवाया है। जीआई का मतलब जियोग्राफिकल इंडिकेशन या भौगोलिक उपदर्शन। ये उत्तराखंड का पहला मेडिसिनल प्लांट है जिसको जीआई मिला है और ये इसलिए मिला है कि हमारा जो तेज पत्ता है ये मीठा तेज पत्ता के नाम से जाता है और ये औषधि विशेषकर डायबिटिक्स के लिए इसका बहुत उपयोग है और इस बेस पे हमको जीआई मिला है। तो इस जीआई के मिलने के पश्चात हम उत्तराखंड के तेजपात को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एस्टेब्लिश कर सकेंगे और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए। थैंक यू।